ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि इस बुक में क्या क्या है। तो देखिए इस बुक में जितने भी प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हैं और आप लोगों को पता होगा कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे आप प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको देख करके क्या कर लें, याद कर लें। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि देखिए आज का पहला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया है। ठीक है, तो कब दिया गया है? ये दिया गया है 31 दिसंबर 1600 को दिया गया है। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से उसमें से कौन शामिल नहीं था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए गोविंद रानाडे जो है शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जहाँ पे डिस्कशन का यानी कि एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग करेंगे और प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी इस बुक को क्या करें, समाप्त करने का। देखिए पहला थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उनके कौन से परिणाम बाद में जो है घातक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ उसमें कौन सा परिणाम जो है बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो इसका परिणाम जो है देखिए कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण का नीति जो आरंभ किया गया था ये क्या हो गया, घातक सिद्ध हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? तो ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में किया गया है। किनके कार्यकाल में किया गया है? तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन सी थी? ठीक है, तो इस कौन सी थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये जो है प्रमुख संस्था थी जो कि कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाओं में पहले स्थापित की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? साइमन कमीशन के सिफारिश के बारे में कथन सही को चुनना है। तो कह रहा है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करके संतुष्टि किया था। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ये भी क्या है? तो गलत है। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो देखिए यही क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या किया गया? साइमन कमीशन के दौरान ये सिफारिश किया गया कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का यानी कि द्विसदनीय विधायिका को खत्म करने का सुझाव दिया गया था। कौन? साइमन कमीशन में। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और वो किस पार्टी से संबंधित थे? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तब आपका आंसर क्या होगा? लिबरल पार्टी से होगा। क्या होगा? लिबरल पार्टी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो हुनों का जो प्रथम आक्रमण था वो किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय? तो स्कंदगुप्त के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है, एहोल अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद में? तो मुंडको उपनिषद में क्या है? संग्रहित है। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में? तो मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावस्तु महात्मा बुद्ध क्या जीवन वृत्तांत है? महावस्तु क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है?
ठीक है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध जो है महात्मा बुद्ध के महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया उसका नाम क्या था? ठीक है, तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। अब हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दीवान खास किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवान खास, दीवान ए आम, ये दोनों जो है दीवान ए खास और दीवान ए आम किसके द्वारा? तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ था? तो ये जो था आगरा में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कौन करवाया है? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया है अकबर ने। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया। और कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है। दीवान खास और दीवान आम का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहाँ ने। और कहाँ है? तो आगरा में है। ठीक है, और उपासना भवन का नाम क्या था? तो इबादत खाना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में शुभ विख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा जो थे किसके शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे? तो ये जो थे अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। अब हम बात कर लेते हैं कि जहांगीर के समय दो जो थे चित्रकारी थे, ठीक है, वो फेमस थे, प्रसिद्ध थे। उनका नाम क्या था? तो मंसूर और अब्बुल हसन। ठीक है, अब्बुल हसन और उस्ताद मंसूर जो थे, उस्ताद मंसूर दो क्या थे? चित्रकारी थे। और ये किस चीज़ का चित्रकारी करते थे? तो ये पक्षियों का चित्रकारी करने में माहिर थे। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल से अगर प्रश्न पूछता है तो मंसूर और उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कह रहा है देशांतर रेखाओं के संबंध में सही कथन को चुनना है। तो ये क्या होगा? देखिए कह रहा है यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, तो क्या है? ये गलत है। कह रहा है इसकी संख्या 180 है, ये भी क्या है? गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, तो ये नहीं सही, ये क्या है? ये भी जो है गलत है। कह रहा है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो ये क्या है हमारा? ये जो है सही है। ठीक है, कह रहा है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है किस पे होती है? तो विषुवत रेखा पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए तो उत्तर से शुरू करना है और सही अनुक्रम प्राप्त करना है। तो देखिए हम फिगर से इसको आपको बताते हैं। देखिए जब भी हम लोग जब दक्षिण में चले जाइएगा, तो दक्षिण में अगर यहाँ पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक मिनट रुकिएगा, देखिए आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए ये है हमारा क्या? ये है जो है, अगर मान के चलिए ये जो है, सॉरी एक मिनट, देखिए ये है हमारा क्या है? ये है जो दक्षिण भारत है। ठीक है, ये अगर हम मान लेते हैं दक्षिण भारत है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्या? नल्ला मलाई। ठीक है, ये नल्ला मलाई है। उसके बाद जस्ट नीचे आपको मिलेगा जवादी। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? जवादी मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सेबराई की पहाड़ियाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेगा। उसके बाद इधर आप आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा अन्नामलाई और यहाँ पे आपको कार्डमम की पहाड़ी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का प्रश्न में ये क्या है? ये जो है हमारा दिया गया है, ये क्या है? देखिए ये जो है हमारा सबसे पहला कौन बताए हैं? तो ये है हमारा नल्ला मलाई। ठीक है, ये क्या है? नल्ला मलाई। ये जो है क्या है? जवादी। ये क्या है? जवादी। ये क्या है? सेबराय। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में तो सेबराय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेबराय है। और यहाँ पे हमारा क्या है? अन्नामलाई। ये क्या है? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई, ANN से लिख देते हैं, अन्नामलाई है। और ये क्या है? ये जो है सॉरी, ये जो है हमारा क्या है? ये जो है हमारा नीलगिरी है। ये क्या है? नीलगिरी है। ठीक है, ये क्या है? नीलगिरी। ये क्या है हमारा? ये जो है हमारा नीलगिरी है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी है। और ये क्या है? अन्नामलाई है। ये जो है क्या है? अन्नामलाई। ठीक है, ये है अन्नामलाई और ये है हमारा लास्ट वाला कार्डमम।
ठीक है, कार्डमम है। तो अब ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा, ये है जो है नल्ला मलाई, ये क्या है जवादी, ये क्या है सेबराई। तो देखिए नल्ला मलाई, जवादी और सेबराई ये क्या है, लाइन से है। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि नल्ला मलाई, जवादी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है हमारा नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी भी क्या पड़ रहा है, ये सेबराई से पहले पड़ रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर कौन है, अन्नामलाई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा ऑप्शन दिया हुआ है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, ठीक है, नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है नल्ला मलाई, जवादी और नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है, प्रख्यात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मृदा प्रारूप के में किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है, ठीक है। तो किस में होती है, तो ये लेटेराइट मृदा में होती है कि अतिरिक्त मात्रा होने के कारण, किसके अतिरिक्त मात्रा, तो लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण ये कैसी हो जाती है, तो अनुवर्रक हो जाती है। कौन सा मिट्टी है, तो लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है, ठीक है। तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। कह रहा है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये सही है, ठीक है। कह रहा है यह एक कण प्रकृति है, तो ये भी क्या है, सही है। कह रहा है ऊर्जा का एक रूप है, तो ये भी सही है। प्रकाश क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। यानी कि इनमें से जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है। देखिए फिगर के माध्यम से बताने के चलते आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको समझ में ज़्यादा आएगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है। तो देखिए एक वर्ग है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या फिर हम इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, ये बात करते हैं। तो इसका आकार क्या होता है, तो जब हम एक वर्ग में नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो इसका कारण जो है क्या है, धूलकण के कारण क्या होता है, पर वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। किसी भी यौगिक की अगर हम बात कर लें तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यौगिक का कोई भी अगर हम यौगिक लेते हैं तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है। जो सर्प जो है, सर्प विषरोधी यानी कि विष को हटाने वाला जो किस तत्व का एक यौगिक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक है। ये कैसा है, तो स्वर्ण यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाब का विमीय सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो आंसर बता करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो तो हो, लेकिन आपको क्या हो, बनाने आए, विमीय सूत्र निकालने आए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि दाब का ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका दाब का विमीय सूत्र क्या होगा, हम इसको कैसे निकालेंगे ये हम जानते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि दाब क्या मतलब क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है M में, ठीक है, M में होता है। एरिया का क्या होता है यूनिट बताइए, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर।
हम लोग जब डायमेंशन लिखते हैं यानी विमीय सूत्र लिखते हैं तो लंबाई को एल से और जो द्रव्यमान होता है उसको हम क्या करते हैं एम यानी केजी में करते हैं और एम में करते हैं, और उसके बाद जो दूरी होता है उसको किस में करते हैं, तो दूरी को क्या करते हैं एल में और समय को टी में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर को हम किस में लिखेंगे बताइए। मीटर जो है हमारा दूरी है, तो अभी हम बताए थे दूरी को हम क्या करते हैं एल में लिखते हैं। और देखिए सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम को हम बताए थे कि किस में लिखा जाता है, तो टी में लिखा जाता है, तो टी का स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको पता चल गया कि एक्सेलरेशन का यहाँ पे क्या होगा एल टी -2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है कि एम है, एम यहाँ पे केजी में है, तो एम यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो एम का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या हम लोग को पता है, तो एल टी -2 पता चला है, ठीक है, -2 पता चला है। और मीटर स्क्वायर का क्या लिखेंगे बताइए। मीटर को हम आपको बताए हैं कि दूरी को किस में करते हैं, तो लेंथ में यानी कि एल से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब सोचिए जब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। देखिए जब ये ऊपर चला जाएगा, सोचिए देखिए अब जब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम का नॉट, उसके बाद फिर एल जो है 2 माइनस में ऊपर चला जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है एक प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या है टी का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर इसी तरह से किसी भी विमीय सूत्र का आपको निकालना रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव सेल क्या है, जैव सेल क्या है, ठीक है। तो जैव सेल क्या है, तो जैव सेल जो है हमारा कोयला है। क्या है जैव सेल क्या है, तो कोयला है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, ठीक है। यादाश्त रखना है तो मस्तिष्क में निम्न में से किस भाग से संबंधित है, तो ये जो है सेरेब्रम से है। किससे है, सेरेब्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। देखने में कैसा है, तो पक्षी की तरह है, लेकिन सरीसृप के जैसा उसकी जो है विशेषताएं है। तो ये कौन सा पक्षी है, तो इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स है। क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा, बताइए। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये जो होता है 1 साल का होता है। अगर हम बात करें इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल 30 सदस्य होते हैं। और ये कहाँ से चुने जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे चुने जाते हैं, तो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। तो किसके अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा, तो भारत की संसद के अनुमोदन से क्या होगा, संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा। अगर हम बात कर लें कि अनुच्छेद कितना में संचित निधि का वर्णन है, तो अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के
के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता जो है हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर लें एक महत्वपूर्ण जो जापान के संविधान से लिया गया है, तो क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर आपसे पूछे, देखिए ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे विधि के समक्ष समता अगर कहता है आपको तो क्या होगा? ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से? जापान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार संबंधी क्या होते हैं? आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति जो होते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो देखिए संशोधन का प्रक्रिया किस भाग में? तो भाग 20 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है? तो भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, किस में किया गया है? तो 8वीं में किया गया है। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम किस में किया गया है? तो ये किया गया है हमारा 10वीं में। ठीक है, इसमें किस में किया गया है? तो 10वीं में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस में है? तो 11वीं में है। ठीक है, अगर हम बात करें भूमि सुधार एवं अधिग्रहण से संबंधित है तो ये क्या है? 9वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। तो इसका क्या होगा आंसर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? ठीक है, प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा औषधि क्रांति, ठीक है, निम्न में से कौन सी औषधि या फिर औषधि या औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या होगा? गुलाबी क्रांति। ठीक है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा क्रांति होगा? तो गुलाबी क्रांति होगा। अगर हम बात करें कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से क्या है? संबंधित है। नीली क्रांति के बारे में तो आपको पता ही होगा, मत्स्य उत्पादन। गोल्डन क्रांति किससे है? तो ये बागवानी और फिर शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति किनसे है? तो बागवानी और शहद से। नीली क्रांति मत्स्य से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। गुलाबी क्रांति किससे? तो प्याज और झींगा उत्पादन या फिर औषधि क्रांति भी इससे क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो IMF दो संगठन है, देखिए IMF और विश्व बैंक, ये दोनों को क्या? ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो किस वर्ष किया गया है? तो 1949 में भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया है? राष्ट्रीयकरण किया गया है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः किसका था? तो BD सावरकर का था। किनका था? तो BD सावरकर जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आयकर हैं, तो भारत में आयकर कैसा है? तो भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कैसा है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील आयकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो देखिए पूड़ी कैसा है? तो कच्चा है। अंधा लोग है, कैसा पूड़ी खाएंगे? कच्चा पूड़ी खाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, इसको याद कर लीजिए, क्या है? यक्षगान। यक्षगान अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। वही अगर कथकली पूछता है तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से संबंधित है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये है मलखम्ब से। ठीक है, ये किन से संबंधित है? तो मलखम्ब खेल से क्या है? संबंधित है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो दादू दयाल।
कौन है? दादू दयाल। निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है? दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो द्रकमा सिक्का चलाने वाले कौन है भाई? तो द्रकमा सिक्का चलाने वाले जो किसने चलाया? तो ग्रीक लोगों ने क्या किया है? द्रकमा सिक्का को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, कह रहा है कि एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो कौन है? तो ये है खादर। खादर जो है हमारा नई मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और ये क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है, तो वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है उसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है। देखिए बेसल मापदंड कहाँ संबंधित है? तो ये जो है हमारा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है बेसल मापदंड? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है अर्नोल्ड टायम्बी ने। किसने किया है? अर्नोल्ड टायम्बी में। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट, प्रैक्टिस सेट का अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अब हम करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद।